हेलो गाइस। तो हम लोग यहाँ पे पूरी ऑपरेशन सिंदूर से लेके अभी तक जो भी डेवलपमेंट हुए इंडिया पाकिस्तान वॉर में वो सारे ही कवर करने जा रहे हैं। तो क्या हुआ है कि 22 अप्रैल को टेररिस्ट ने पहलगाम में एक अटैक किया जिसमें 26 मासूम लोगों की जान चली गई। ठीक है, उसके बाद इंडिया ने 14 दिन लिए, उसमें सारी स्ट्रेटजिक प्लानिंग सब कुछ हुई। और उस स्ट्रेटजिक प्लानिंग के बाद इंडिया ने अटैक करना शुरू किया टेरर बेसिस पे। आप ये इमेज दे सकते हैं, ये टेररिस्ट कैंप थे जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में और पाकिस्तान में थे, जहाँ पे इंडिया ने अटैक करना शुरू किया। इसमें सबसे मेन है ये बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद का सेंटर है वहाँ पे। फिर मुर्दिके, डोंगी, कोटली। अब देखिए ये इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट का पूरा ये एरिया है जहाँ पे उसके बाद क्या हुआ, आर्टिलरी फायरिंग शुरू हो गई अक्रॉस द एलओसी और पूरे वेस्टर्न रीजन पे, लाइन ऑफ कंट्रोल पे सब पे आर्टिलरी फायर, ड्रोन्स आने लगे, सीज़ फायर ब्रेकडाउन होने लगा। तो दोनों तरफ से रिटेलिएटरी मेजर्स शुरू हो गए। ठीक है, अब आप 9 और 10 मई की इंगेजमेंट एक्टिविटी देखिए, ये अक्रॉस पूरे वेस्टर्न बॉर्डर में फ्रॉम भुज टू पूंछ अवंतीपुरा एंड होल लाइन ऑफ कंट्रोल, यहाँ पे कंटिन्यूस ड्रोन अटैक्स, कंटिन्यूस सीज़ फायर वायलेशन, कंटिन्यूस आर्टिलरी फायरिंग, कंटिन्यूस मिसाइल फायरिंग, ये सब शुरू हो गई। फिर इंडिया ने अपनी एक कोर कमांड टीम बनाई जिसमें सारे डीजीएमओस, पाक ये चीफ्स, आर्मी चीफ, नेवल चीफ, ये सारे लोग प्रधानमंत्री के साथ एक बैठक करते हैं। इंडिया ने अपनी एक स्ट्रेटजी तैयार की जो एस्केलेशन वॉर में किस तरीके से हम लोगों को आगे बढ़ना है। फिर इंडिया ने रिटेलिएटरी मेजर्स लेना शुरू किया। पहले तो हम लोगों ने सारे S-400 और उसके साथ ड्रोन इंटरसेप्ट किए और फिर रिटेलिएटरी मेजर्स लेने शुरू किए। ये आप अगर देख सकते हैं तो ये क्या है, ये सारी प्लेसेस हैं जहाँ पे इंडिया ने ये जैश ए मोहम्मद से लेकर लश्कर ए तैयबा तक के सारे टेररिस्ट साइट्स हैं जहाँ पे ब्रह्मोस फायर की गई। तो इन सब के जो है ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6 सारे 9 के 9 जो है वो उड़ा दिए गए। अब आप देख सकते हैं तो इसमें इंडिया ने लगभग सारे उनके टेररिस्ट कैंप जो है डिस्ट्रॉय कर दिए हैं। सब लोग कह रहे थे इतना करने की क्या ज़रूरत थी। अब ये देखिए लिस्ट ऑफ पाकिस्तानी इनिशिएटेड अटैक्स ऑन इंडिया 2001, 2008, फिर उसके बाद उरी, पुलवामा, मुंबई ब्लास्ट, पठानकोट एयरबेस, लगातार उसकी हरकतें चालू थीं। पहलगाम एक वो पॉइंट था जहाँ पे इंडिया को कुछ ना कुछ एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की ज़रूरत थी। अब सारी कहानी शुरू होती है इस एक ट्वीट के बाद। ये डोनाल्ड ट्रंप का एक अचानक से ट्वीट आता है कि उन्होंने मध्यस्थता करके इंडिया पाक के बीच में लड़ाई रुकवा दी है और बहुत जान हानि होने वाली थी, लाखों करोड़ों लोग मरने वाले थे। ये उन्होंने बहुत बड़ा काम किया, लार्जर देन लाइफ एक अपना मीडिएशन दिखा के। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये ऑफिशियल लिस्ट है पाकिस्तान बेसिस की जो इंडिया ने बॉम्ब किए थे। इसमें सबसे मेन है नूर खान चकलाला, उसके बाद ज़कोकाबाद, स्कर्दू, सरगोदा, चुनियान, पसरूर, सियालकोट, सुकूर एंड मुरीद। ठीक है, तो इन सब की एक अपनी इम्पोर्टेंस है। ठीक है, अब इंडिया ने कैसे काउंटर किया कि जो ग्लोबल लेवल पे कि ये जो पाकिस्तानी आर्मी है ये एकदम टेररिस्ट का ही एक्सटेंडेड वर्जन है। देखिए ये लश्कर तैयबा का हेड है। अब वो लश्कर तैयबा का हेड क्या कर रहा है, लश्कर तैयबा का हेड क्या कर रहा है कि जो मारे गए हैं उसके जनाजे में कौन कौन पहुंचा है। ब्रिगेडियर मोहम्मद फ़ुकरान, ठीक, लेफ्टिनेंट जनरल फ़याज़, ठीक है, मेजर जनरल राव इमरान, डॉक्टर उस्मान अनवर, मलिक शोएब। तो ये सारे आर्मी किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के मौत में क्या कर रही है। फिर अगले दिन एक नया डेवलपमेंट आया कि IMF ने 1.3 बिलियन डॉलर की एक्सटेंडेड लोन जो फैसिलिटी थी वो ग्रांट कर दी है। इस पे बहुत हाय तौबा हुई कि एक ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल लेवल पे एक वॉर के टाइम पे जो उस पाकिस्तान ने ही इनिशिएट किया है उसमें ऐसा पैसा क्यों डाल रहे हैं। तब तक बलोच आर्मी, देखिए पाकिस्तान में ऑलरेडी बहुत एक इंटरनल टर्मोइल है। आप इंटरनल टर्मोइल देखेंगे तो उसमें क्या है कि बीट बलूचिस्तान, बीट खैबर पख्तूनवा, बीट सिंध रीजन और पंजाब रीजन, तो उसमें क्या है चारों तरफ ही टर्मोइल क्रिएट हुआ है। अब बलोच अपना एक अलग बलूचिस्तान चाहता है, तो उसके लिए देख जब इंडिया ने एक वॉर लॉन्च किया, ये अटैक लॉन्च किया, तो उसमें उन्होंने कहा कि बलोच आर्मी जो है वो इंडियन आर्मी के साथ खड़ी है। अगर इंडियन आर्मी ये चाहती है कि वो बलोच आर्मी को अगर थोड़ा सपोर्ट दे तो बलोच उसके राइट विंग आर्म बन सकता है बलूचिस्तान में, और वो एक्सटेंडेड सपोर्ट प्रोवाइड करे तो बलूचिस्तान को वो आज़ाद करवा सकता है। तो ये उनका एक वर्जन आया। अब इसके बाद क्या हुआ कि
इंडिया ने बिल्कुल एकदम जो बेसिस पाक बेसिस एयर बेसिस डिस्ट्रॉय किए थे वो बहुत ही स्ट्रेटजिक एयर बेसिस थे। इसने ये बताया कि हम लोग बहुत अंदर घुसते घुसते चले गए और उनके जहाँ तक न्यूक्लियर एक्सटेंडेड फैसिलिटी थी और जहाँ पे पाक एयर बेसिस जहाँ से वो फाइट करना चाहते थे, जो उनका लाहौर में एयर डिफेंस सिस्टम था, लगभग सब कुछ ही डिस्ट्रॉय कर दिया। तो ये बताता है कि उनका एयर डिफेंस इंटरनल सिक्योरिटी कितनी वीक है कि इंडिया इतनी अंदर तक जाके एकदम प्रिसीजन स्ट्राइक कर सकता है। ठीक है, यहाँ से क्या हुआ कि एक कहानी डेवलप होना शुरू हुई जब उधर से 8 और 9 तारीख की रात में अचानक से क्या हुआ कि टर्किश ड्रोन 300 से 400 की क्वांटिटी में आने शुरू हुए, जो इंडियन आर्मी पे लगातार अटैक कर रहे थे इंडिया पे, और इंडियन आर्मी उसको लगातार इंटरसेप्ट कर रही थी थ्रू अवर S-400 एंड आकाश एयर डिफेंस मिसाइल्स। ठीक है, इनकी संख्या बढ़ती चली गई और ये एस्केलेशन अक्रॉस पूरे वेस्टर्न कमांड पे, पूरी नॉर्थ वेस्ट एंड वेस्टर्न लाइन पे पूरे पे ये एक्सटेंड होता चला गया। और ये जब एक्सटेंड होता चला गया तो इसकी इंटेंसिटी भी बढ़ती चली गई। पूरे नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न साइड इंडिया में बीट, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, अमृतसर, पंजाब, पुंछ, उरी, सब जगह पे ब्लैकआउट्स होने लगे, सायरन बजने लगे, पूरे देश में टेंस का माहौल फैल गया। फिर क्या हुआ, इसमें पाकिस्तान जो है अपने JF-17 हो गया, F-16 हो गया, और भी चीज़ें हैं मिसाइल्स, वो यूज़ करने लगा। इसी बीच में उसने क्या किया, एक बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो लॉन्च की ऑन दिल्ली, जो दिल्ली पे लॉन्च की, जो बीच में ही हिसार हरियाणा में इंटरसेप्ट कर ली गई और वहाँ पे गिर गई। तो ये एस्केलेशन लेडर पे बढ़ता ही चला जा रहा था वॉर। फिर इंडिया ने जब देखा कि एस्केलेशन लेडर पे वॉर बढ़ता चला जा रहा है, तो इंडिया ने फिर अपने टारगेटेड एंड प्रिसीजन अटैक शुरू किए। ये टारगेटेड प्रिसीजन अटैक अब जो है वो टेररिस्ट कैंप पे नहीं थे, अब ये पाक एयर बेसिस पे थे, जिसकी मैंने आपको पूरी अभी तक डिटेल दिखाई है। उसमें क्या हुआ कि पाक एयर बेसिस पे वो अटैक शुरू हुए। फिर एक एक करके 1 एयरबेस, 2 एयरबेस, 3 एयरबेस, 4 एयरबेस, ये सारे इंडिया ने मारने शुरू किए। अब मेन बात कहाँ पे आती है, जैसे जकोबाबाद जो है उनका बहुत इंपॉर्टेंट एयर मिलिट्री बेस है। फिर चकलाला जो इस्लामाबाद सिटी से मात्र 10 किलोमीटर की दूर पे है और वहीं पे न्यू फैसिलिटीज़ थोड़ी आगे पे है। फिर गिरनार हिल्स के पास। फिर इसी तरीके से जो मेन इंपॉर्टेंट एयर बेसेस हैं वहाँ पे जब इतनी अंदर पे मारने शुरू किए और वो सारे एयर बेसेस जहाँ से वो अटैक अपना लॉन्च कर सकते थे वो सारे डिस्ट्रॉय हो गए। तो क्या हुआ कि अचानक से खलबली मच गई। अब उनके पास कुछ भी ऐसा नहीं था जहाँ से वो नेक्स्ट स्टेप फॉरवर्ड मूव कर सकें। इसी बीच में इंडियन नेवी ने अपनी एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन, मैरीटाइम पोजीशन बना ली थी अरेबियन सी में, जो कि कराची पोर्ट के बहुत ही नज़दीक थी। एक और स्टेप फर्दर और उसके बाद जो है वहाँ पे तहसना शुरू हो जाता। फिर इंडिया ने जो, देखिए अब स्पेकुलेशन क्या है कि इंडिया ने जो है गिरनार, जो वहाँ पे हिल है जहाँ पे न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं, वहाँ पे जब मारना शुरू किया तो क्या हुआ कि वहाँ पे न्यूक्लियर डैमेज शुरू हो गया। अब इस बीच में पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, पाकिस्तान की आर्मी है, उन्होंने डायरेक्ट फिर यूएस को फ़ोन किया। यूएस को फ़ोन करके उन्होंने उनसे मध्यस्थता की बात की। उन्होंने कहा कि आप इंडिया से बात करिए, क्योंकि यहाँ पे अगर एक तो न्यूक्लियर फैसिलिटी पे अटैक होने लगा है, हमारे एयर बेसेस डिस्ट्रॉय हो गए, अब हम लोगों के पास करने को कुछ है नहीं। अगर यहाँ पे ये चीज़ डिस्ट्रॉय हुई तो ये सब पाकिस्तानियों से टेररिस्ट के हाथों में चला जाएगा और ये सब बहुत तहस नहस हो जाएगा। फिर इंडिया के JD वैंस और मार्को रूबियो, जो वहाँ के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उन्होंने इंडिया को कॉल की। इंडिया ने बताया कि अगर वहाँ से गोली दागी जाएगी तो यहाँ से गोला दागे जाएंगे। नाउ एक्ट ऑफ टेरर विल बी कंसिडर्ड एज एक्ट ऑफ वॉर। तो अब आगे से और किसी बात पे बातचीत नहीं होगी, ना कश्मीर पे कोई बात होगी, ना इधर उधर की कोई बात होगी। अगर उनको सीज़ फायर करनी है तो पाकिस्तान शुड टेक द लीड। तो वहाँ के फिर ये बात मार्को रूबियो को बताएगी। फिर उन्होंने ये बात वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को बताई। फिर वहाँ से DGMO जो पाकिस्तान है, उन्होंने इंडिया को हॉटलाइन पे एक कॉल की। उस हॉटलाइन पे जब वो कॉल आई तो वो दो घंटे तक वेटिंग पे रखी गई। फिर 3:35 पे इंडियन DGMO ने पाकिस्तानी DGMO से बात की और एक सीज़ फायर पे सहमति बनी, जो शाम 5 बजे से सीज़ फायर लागू हो गया। उसके थोड़ी ही देर बाद सीज़ फायर वायलेशन हुआ। कहा जाता है इसमें चाइना का भी हाथ है, लेकिन फिर वो सीज़ फायर वायलेशन हुआ। फिर लेटर मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, कंडीशंस एकदम नॉर्मल होती चली गई। ये 2 DGMO लेवल की बात हुई। आज 12 मई को दोपहर 12 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, जिसमें फिर से DGMO बात करेंगे और आगे की स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद 11 मई की शाम को 6 बजे जो है 6:30 बजे इंडियन आर्मी ने एक अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो शिव तांडव से शुरू होती है और उसमें पूरा इंडियन आर्मी एकदम अच्छे से बताती है कि कहाँ पे उसने पाक एयर बेसेस से लेके कहाँ पे उसने सब कुछ डिस्ट्रॉय किया है और कैसे उसने प्रिसीजन अटैक्स किए हैं और जो उसका टारगेट था वो किस तरीके से अपना टारगेट उसने मीट कर लिया। अब उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो मेजर ब्रीफिंग है वो यहाँ से डिस्कस करूँगा मैं, और फिर मैं बताऊँगा कि जो
आर्मी और नेवी एयर चीफ ने जो फ़ोटोज़ DGMO ने दिखाई हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो मेजर पॉइंटर्स के क्या थे, अब देखिए यहाँ से मेजर पॉइंटर्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो मेजर पॉइंटर्स प्रेस कॉन्फ्रेंस के क्या थे कि रेफरेंस टू 22 अप्रैल 26 इनोसेंट्स लाइफ हुई। फिर यहाँ पे जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है उसने एक मेजर ली है, इंडस वाटर ट्रीटी जो 1960 से चलती आ रही थी उसको अबेंस में डाल दिया गया, वो रोक दी गई, अचानक से वो रोक दी गई, ठीक है। इंडस वाटर ट्रीटी रोक दी गई और इंटर वाटर ट्रीटी रोकने के बाद क्या हुआ, जो अटारी वाटर वागा उस पर जो है आना जाना बंद कर दिया गया, इमीडिएट वीज़ास कैंसिल कर दिए गए, है ना। और यहाँ पे जितने भी डिफेंस, मिलिट्री, नेवल और एयर एडवाइज़र्स थे पाकिस्तानी हाई कमिश्नर्स पे, उनको डिक्लेयर कर दिया गया पर्सोना नॉन ग्रेटा, मतलब अब उनको कोई भी तरीके की सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड करी जाएगी, ओवरऑल स्ट्रेंथ कम कर दी गई। फिर एक ऑपरेशन सिंदूर डिज़ाइन किया गया कि जो भी परपेटर्स थे, जो भी ये टेरर कैंप्स थे, चलाने वाले ये लोग थे, इनको सबको पनिश किया जाएगा, ठीक है। तो फिर इंडिया ने एक माइक्रोस्कोपिक स्कैन जो है वो कंडक्ट कराया। उस स्कैन में क्या हुआ, उस स्कैन में ये हुआ कि आइडेंटिफाई किए गए जो भी मेजर टेरर कैंप्स थे, जो भी मेजर साइट्स थी। उसके बाद जो इंडिया ने एकदम प्रिसीजन स्ट्राइक करी, 9 कन्फर्म टेरर कैंप्स जो है इंडिया ने उड़ाए, 21 अटैक्स किए और 9 साइट्स को एकदम पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया। इसमें हुआ क्या, टोटल 100 टेररिस्ट मारे गए। उसके बाद 11 एयर बेसेस पाकिस्तान के डिस्ट्रॉय हुए और जो हाई वैल्यू टारगेट्स थे वो एलिमिनेट हुए। कौन कौन हाई वैल्यू टारगेट्स थे, यूसुफ अजहर, अब्दुल मलिक रऊफ़, मुदस्सिर अहमद, ये जो है ये IC 8414 हाईजैक में और पुलवामा ब्लास्ट में ये लोग शामिल थे, ठीक है। फिर इंडिया ने जो है, जब पाकिस्तान की तरफ से ये चालू हो गया तो इंडिया ने रिटेलिएटरी रिस्पांस लिया। उस रिटेलिएटरी रिस्पांस में क्या हुआ, जो रडार इंस्टॉलेशन थे लाहौर में, रडार फैसिलिटीज़ थी गुजरांवाला में, ये सब डिस्ट्रॉय कर दी। फिर जो है, फिर क्या हुआ इस पूरी चीज़ में फिर क्या हुआ कि जो वहाँ के जब हैवी लॉसेस इन्फ्लिक्ट होने लगे तो वहाँ के DGMO ने यहाँ के DGMO से बात की और 5 बजे शाम 10 मई को ये सीज़ फायर आ गया। उसके बाद सीज़ फायर थोड़ा बहुत वायलेशन हुआ, लेकिन ये जो है इतना हैवी नहीं था। फिर थोड़े बाद शांति की बात होने लगी। तो अब देखिए, अब इसको लेके पूरे अपडेट क्या है कि देखिए, इंडिया एंड पाकिस्तान एग्रीड टू सीज़ फायर ऑन May 10th, पाकिस्तान वायलेटेड इट इन द फ्यू ऑफ द एरियाज़। हाउएवर जो भी सिक्योरिटी अलर्ट्स थे उसके बेसिस पे इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने उसको काउंटर कर दिया। इंडिया including shooting down drones, the government reinforced its commitment to protect Indian territory and citizens. India expressed disappointment and concerns over the Pakistan's action despite the recent agreement. ठीक है। और इंडियन जो नेवी के DGMO ने उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि इफ़ पाकिस्तान डज इट अगेन, तो इंडिया जो इंडियन मैरीटाइम सिक्योरिटी है वो इस इतनी अच्छे क्वालिटेटिव पोजीशन पे है कि वो ऐसा उनको सिखाएंगे कि वो जीवन भर याद रखेंगे। ये हम लोगों के DGMO थे, ये तीनों जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हुए थे, ठीक है। अब देखिए, एक स्पेकुलेटिव थ्योरी चल रही है कि अकॉर्डिंग टू वाइट हाउस सोर्सेज कि क्या हुआ। तो इसमें ये बताया गया है कि ड्यूरिंग अ पास्ट कॉन्फ्लिक्ट सिनेरियो, पाकिस्तान ने क्या किया, प्रेसिडेंट ट्रंप को फ़ोन किया कि अगर यहाँ का सारा मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब जो है हम लोग डिफेंड करने में बहुत मुश्किल हो रही है, अगर ये सब उड़ गया तो ये साइट्स जो है वो टेररिस्ट ग्रुप्स के हाथ में चली जाएंगी और पाकिस्तान जो है उसके लिए फिर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। जो तालिबान है, TTP है, तो ये सब उन सब चीज़ों को ले लेंगे और फिर यहाँ से जो भी होगा फिर उसके लिए पाकिस्तान रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। फिर वहाँ के जो JD वैंस हैं, मार्को रूबियो, उन्होंने PM को कॉल किया। PM ने कहा, एनी फ्यूचर टेररिस्ट अटैक ऑन माई मदरलैंड विल बी कंसिडर्ड एज एन एक्ट ऑफ वॉर अगेंस्ट द नेशन। इफ़ दैट हैपन्स, पाकिस्तान विल बी रिड्यूस टू रूबल। फिर ये क्लियर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई। फिर वहाँ के DGMO ने यहाँ के DGMO को कॉल किया और ये सीज़ फायर एग्रीमेंट पे हम लोग अच्छा पहुँचे। अब देखिए, ये ट्वीट आया था सेक्रेटरी मार्को रूबियो का, है ना, ये आप पढ़ सकते हैं। और ये ट्वीट आया था फिर शहबाज शरीफ का। ये वहाँ के ट्रंप की तारीफ़ करते नहीं थक रहे हैं, ठीक है। इस बात से चाइना भी बहुत दुखी है। ये देखिए, जब सीज़ फायर वायलेशन हुआ तो जो हम लोगों के चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं उन्होंने फिर सिक्योरिटी का जायज़ा लिया और आर्मी को फ्री हैंड दे दिया गया कि अगर कोई भी एस्केलेशन होता है तो फिर उसको उसी लेवल से डील किया जाए। ये उन्होंने उस बात की फ़ोटो डाली थी। अब मैं आपको फ़ोटो दिखाता हूँ यहाँ की मेन। ये देखिए, ये जो इंडियन आर्मी ने शेयर की है कि देखिए, ये सरगोदा एयरफील्ड, सुकरूर एयरफील्ड, ठीक है, भिलौरी एयरफील्ड, जकोगाबाद एयरफील्ड, नूर खान जो सबसे इंपॉर्टेंट है, चुनियान एयरफील्ड, ठीक है, रहीम यान एयरफील्ड। तो ये सारी जो है लोकेशंस इंडिया ने एकदम बहुत प्रिसाइजली जो है इनको सबको एकदम ख़त्म करके उड़ा दिया है, ठीक है।
अब आप अगर देखेंगे ये जो टेररिस्ट साइट थे मुर्दके, टरनफ्रा और ये बहावलपुर में, तो ये सारी साइट्स पे इंडिया ने एकदम उड़ा दिए। तो अभी के लिए क्या है, अभी के लिए आज जो है इंडिया 12 बजे एक हॉटलाइन पे फिर से डीजीएमओ के बीच में बात होगी और मोस्ट प्रॉब्ली जो है अब सिचुएशन थोड़ी नॉर्मल होगी। अब देखिए, बहुत लोग इस बात से दुखी हैं कि इंडिया ने सीज़ फायर क्यों कर लिया, ये क्यों कर लिया, वो क्यों कर लिया, हम लोगों को पीओके ले लेना चाहिए था और बलूचिस्तान। ये चीज़ें ऐसे नहीं चलती हैं। पीओके और बलूचिस्तान को खुद भी आज़ादी की मांग करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं आज़ादी मिल जाती है। इंडिया का मेन ये था कि जो भी टेररिस्ट अटैक हुआ है उसका हम लोगों को बदला लेना है, आगे से अटैक ना हो इसके लिए उनको सबक सिखाना है और पाकिस्तान को ये बताना है कि वी कैन कम इनटू योर टेरिटरी इतनी अंदर तक, और आपके जो भी स्ट्रेटजिक लोकेशंस हैं वो सब हमको पता है, हम आके आपको उड़ा सकते हैं। तो आप अपनी औकात में रहिए, ठीक है। अपने अब द वेट पंच करने की कोशिश मत करिए, अपनी औकात में रहिए। तो ये हम लोगों ने उनको बताया है। अब इसके बाद क्या है, इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी बनने जा रहा है, ठीक है। अब इतनी बड़ी इकॉनमी एक कंटिन्यूस स्टेट ऑफ वॉर में नहीं रह सकती है। वी हैव टू फोकस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ऑन एजुकेशन, ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ऑन मेडिकल एक्सपेंसेस, अदर थिंग्स, है ना। हम लोग कंटिन्यूस स्टेट ऑफ वॉर में नहीं रह सकते। हम लोगों को अपना काम करना है, आगे बढ़ना है। उधर क्या है, वो तो एक टेररिस्ट रोग नेशन है, उसको क्या, उसका काम ही यही है जिहाद वाला, तो उनको ये करने दीजिए। आप अपने लोग, हम लोग उस चीज़ में नहीं फंसेंगे ना। तो इंडियन आर्मी को जो करना था उसने एकदम परफेक्टली किया है। सैल्यूट टू द फोर्सेस। अब हम लोगों का मेन काम है अपने लोगों पे फोकस करना। अब इन सब में कुछ चीज़ें ये भी पता चलेंगी कि यहाँ के लोग भी देखिए किस तरीके से भाईचारे और इन सब की बात कर रहे हैं। ऐसे टाइम पे भी लोग नहीं खड़े हो रहे हैं, तो उन लोगों को पॉइंट आउट करना और अपनी आर्मी को कंटिन्यूस सपोर्ट करते रहना है, ठीक है। यही फ़िलहाल के लिए था। अब आगे जो भी डेवलपमेंट होंगे वो अगली वीडियो में बताए जाएंगे। थैंक यू।